नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आटिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक हमने क्लास 8 के 5 चैप्टर्स भूगोल के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्लास 8 के 6 चैप्टर की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी, कुछ नई नई चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपके लिए चैप्टर रहेगा। तो चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। अब दोस्तों, संसाधन के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या होते हैं। कि सिंपल सी बात, ऐसी कोई भी वस्तु जो मानव के जीवन को आसान बनाती है वो क्या है? संसाधन है। अब दोस्तों, हमारे जीवन को कई मानव भी तो आसान बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके माता और पिताजी जो है आपके जीवन को आसान बना रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों पर हम डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके माता या पिता जो भी है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पिताजी जो है किसी आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनका काम क्या है? सारे दिन कंप्यूटर पर काम करना। लेकिन आपके घर में जो आप खाना वगैरह खाते हो, तो वो खाना कहाँ से आता है? वो किसान उगाते हैं। तो इसी तरह से किसान जो है आईटी सेक्टर में काम कर रहे एक इंसान का काम आसान बना रहा है। इसी तरीके से किसान अगर बैंकों का यूज़ करता है, तो बैंक के जो कर्मचारी है वो किसान का जीवन आसान बना रहे हैं। तो इसका मतलब सभी मानव जो है वो एक दूसरे के लिए संसाधन का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये हो गया मानव संसाधन। अब जितने भी मानव संसाधन उनका उपयोग कौन करता है? मानव। तो विश्व के जो अंतिम संसाधन है वो क्या होते हैं? मानव संसाधन होते हैं। इसी के साथ साथ क्या हर जगह एक जैसे मानव की संख्या होती है? मतलब क्या हर जगह जितने इंजीनियर हैं उतने ही जो है डॉक्टर होंगे, उतने ही मतलब हर जगह सेम ही रहता है? नहीं, कहीं पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, कहीं पर कुछ किसानों की संख्या ज़्यादा होगी, कहीं पर डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा होगी। बड़े बड़े शहरों में अगर जाएं तो आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह काम करने वाले युवा ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मानव संसाधन का जो वितरण है वो असमान होता है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित मानव जो है वो क्या करता है कि वो अपनी सूझबूझ से उसके पास जो भी संसाधन है उनको अपने उपयोग के लिए उपयोगी बना लेता है, यानी सर्वश्रेष्ठ रूप से उसका उपयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अपने दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये है ए व्यक्ति और ये कोई है बी व्यक्ति। अब दोनों ने क्या किया कि दोनों ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। ठीक है, ए जो था वो पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक था, तो इसने क्या किया कि इसने अपने पिताजी की ज़मीन पर खेती करनी शुरू कर दी, यानी वो क्या बन गया? किसान बन गया। और एक जो मजदूर है उसने क्या किया, एक जो व्यक्ति है उसने क्या किया कि उसने जो है बढ़िया से कोर्स कर लिए, बढ़िया से प्रशिक्षण लिया, और वो भाई क्या बन गया? वो बन गया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब जरा आप बताइए कि किसकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़िंदगी बेहतर होगी। इसका मतलब जितना अच्छा प्रशिक्षण होगा उतना अच्छा जो है मानव संसाधन होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे से जी पाएगा, ज़्यादा अच्छे से संसाधनों का उपयोग कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे से संसाधनों को बना पाएगा। तो किसी भी देश की किसी भी एग्जाम्पल ले लें, चाहे किसी का गाँव का ले लें, चाहे किसी शहर का ले लें, वहाँ पर जितना ज़्यादा मानव संसाधन प्रशिक्षित और स्वस्थ होगा उसका विकास उतना ही ज्यादा होगा। तो ये चीज हमें क्लियर होगी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मानव संसाधन क्या है या मानव संसाधन पर टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मानव संसाधन क्या है। तो बहुत ही सिंपल बात है कि किसी राष्ट्र के लोग उस राष्ट्र के मानव संसाधन है। सिंपल सी बात कि उसमें जितने लोग हैं वो सारे के सारे क्या है? मानव संसाधन है। अब पहली चीज़ हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ हमें क्या चीज़ क्लियर हुई? दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी यहाँ पर कि स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग, स्वस्थ, शिक्षित व अभिप्रेरित का मतलब आगे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर के चलने वाले लोग। अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं के
अनुरूप संसाधनों का उपयोग करते हैं। सिंपल सी बात। यानी अगर हमें मानव संसाधन का विकास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको हमें स्वस्थ बनाना पड़ेगा, उनको प्रशिक्षण जो है अच्छे ढंग का देना पड़ेगा। दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ क्या है कि मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है, यानी सभी संसाधनों का उपयोग कौन सा संसाधन करता है? मानव संसाधन करता है। तो मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। क्या कोई और कोई चीज़ है जो मानव संसाधन का उपयोग करते हैं? नहीं, मानव ही तो करते हैं। इसका मतलब मानव संसाधन ही क्या है? अंतिम संसाधन है। चौथी चीज़ हमें क्या पता चलती है कि मानव संसाधन का वितरण अलग अलग है। कहाँ पर? विश्व में। मानव संसाधन का वितरण विश्व में असमान है। किसी जगह पर कोई एक सेक्टर के लोग ज़्यादा होंगे, दूसरी जगह पर कोई और सेक्टर के लोग ज़्यादा होंगे। सिंपल सी बात, विश्व में असमान है। चलिए, ये चीज़ हमें क्लियर होगी। उसके बाद क्या है दोस्तों कि भारत में एक मानव संसाधन मंत्रालय बनाया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मानव संसाधन मंत्रालय किसके अंडर में आता है, ये मानव संसाधन मंत्रालय का गठन कब हुआ, या ये मंत्रालय बनाया किस लिए गया। देखिए, मंत्रियों का एक समूह बना दिया जाता है और उन वे जो मंत्री होते हैं, यानी मानव संसाधन से रिलेटेड कोई मंत्री बनाया जाएगा ताकि वो देश के मानव संसाधनों का विकास कर सके, युवाओं को प्रशिक्षण दे सके, स्वस्थ उनको रख सके। तो इसलिए ये जो मंत्री होंगे वो कहीं ना कहीं बैठ करके काम करेंगे। तो उनका जो ऑफिस होगा या उनका जो मंत्रिमंडल होगा, यानी उनकी जो संस्था होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मंत्रालय बोलेंगे। तो ये जो मानव संसाधन वाले मंत्री होंगे वो कहाँ पर बैठेंगे? मानव संसाधन मंत्रालय में। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है मानव संसाधन मंत्रालय। इस पर 3 क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो है केंद्र सरकार के अधीन काम करता है या राज्य सरकार के अधीन काम करता है। तो बहुत ही सिंपल, ये किसके अधीन काम करता है? केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। तो सिंपल सी बात, केंद्र सरकार के अधीन। अब दूसरा क्वेश्चन इसका बनता है कि इसका गठन कब किया गया। तो सिंपल सी बात, इसका गठन किया गया 1985 में गठन किया गया। तो आपकी एक लाइन बन गई। जब भी मानव संसाधन मंत्रालय के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे कि मानव संसाधन मंत्रालय का केंद्र सरकार के अधीन 1985 में गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो आप सिंपल सी बात लिखेंगे कि इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। सिंपल सी बात, इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। सिंपल सी बात, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक योजना चलाई गई PKVY, उसको PKVY बोलते हैं, PKVY। तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि PKVY क्या है। ये आपसे पूछ लिया जाए कि PKVY की फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए, यहाँ पर हर एक शब्द का, हर एक लेटर का एक शब्द बनेगा। वो कौन कौन से होंगे? देखिए, P का मतलब है प्रधानमंत्री, P का मतलब हो गया प्रधानमंत्री। K का मतलब है कौशल, इसकी फुल फॉर्म हम देख रहे हैं। P का मतलब प्रधानमंत्री, K का मतलब है कौशल और V का मतलब है विकास, और Y का मतलब है योजना। यानी PMKVY क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की ही जो शॉर्ट फॉर्म है उसे हम क्या बोलते हैं?
PKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब ये योजना क्या है, इसमें क्या किया गया, तो सिंपल सी बात है कि ये जो योजना है वो कब लाई गई, ये लाई गई 2015 में। तो सिंपल सी बात आप लिखेंगे कि PKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लाई गई, जिसका उद्देश्य था कि हम 2016 से, ध्यान से सुनिएगा बात, कि ये योजना लाई गई कब, 2015 में। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि वो 2016 से लेकर के 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दे। यानी उनका टारगेट है कि 2016 से 2020 तक यानी 4 साल तक हम क्या करेंगे, 4 साल के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। अब प्रशिक्षण का मतलब ये नहीं कि हम उनको जो है स्कूल की फीस उनकी माफ़ करेंगे या उनको कॉलेजेस में डालेंगे। उनको जो ऐसे युवा जो कॉलेज की जो शिक्षा है वो पूरी कर चुके होंगे, उन्हें ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो जो है रोजगार अपना तलाश कर सके, यानी उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सके, ऐसा प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। इससे क्या होगा, बेरोजगारी दूर होगी। बेरोजगारी का मतलब तो आप समझते ही हैं, बेरोजगारी का मतलब ऐसा युवा जो पढ़ा लिखा हो लेकिन यानी उसके पास जो है योग्यता हो लेकिन फिर भी उसे नौकरी ना मिल पा रही हो। तो नौकरी उसको दिलाने का एकमात्र रास्ता क्या है कि उसे हर नौकरी के योग्य बनाई जाए, तभी तो वो नौकरी के योग्य होगा और वो नौकरी पा लेगा। इसका मतलब था कि 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, यानी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए। सिंपल सी बात। तो 2015 में लाई गई कौन सी, PKVY। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि जनसंख्या का घनत्व जो होता है वो कैसे होता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पहली परिभाषा हमसे पूछी जाती है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो दोस्तों, जनसंख्या घनत्व सिंपल सी बात है कि आप 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया लीजिए और उस एरिया में आप देखिए कि कितने लोग निवास कर रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, उस एरिया का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने ये जो है, मान लीजिए ये कोई शहर है और इसके अंदर 1 किलोमीटर तो आपने लंबाई ले ली और 1 किलोमीटर आपने चौड़ाई ले ली। इस 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई वाला क्षेत्र मान लीजिए कि आपने A नाम दे दिया। तो इस A क्षेत्र में मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि इस क्षेत्र में जो है 100 लोग रह रहे हैं, तो इस क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के क्या है कि किसी स्थान पर प्रति वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर नहीं है वर्ग किलोमीटर है, यानी सिर्फ 1 किलोमीटर की लंबाई नहीं लेनी है, 1 किलोमीटर की लंबाई और 1 किलोमीटर की चौड़ाई लेनी है। जो वर्ग बनेगा उस वर्ग में रहने वाले जो लोग होंगे उन लोगों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, उन लोगों की संख्या को हम कहेंगे जनसंख्या घनत्व। सिंपल सी बात। अब पृथ्वी पर प्रति वर्ग किलोमीटर, अब कहाँ पर देखेंगे, पृथ्वी पर ही तो देखेंगे। तो पृथ्वी पर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वही क्या होती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अब देखिए, एक तो हम क्या करते हैं कि जनसंख्या घनत्व हर जगह का जो है अलग अलग आएगा, क्योंकि हर जगह पर ज़रूरी थोड़ी है कि एक जितने ही लोग रहते हैं, हर जगह पर अलग अलग संख्या में लोग रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहर, कोलकाता जैसे शहर है, तो वहाँ पर छोटे छोटे घर होते हैं लेकिन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें, मरुस्थलीय इलाके की बात करें या बर्फीले इलाकों की तरफ चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, नदी घाटियों में चले जाएं, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्षेत्रफल में बहुत कम कम लोग रहते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एवरेज निकालना पड़ेगा कि लगभग, जैसे अगर हम बात करें भारत की या अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में औसतन एवरेज हमने निकाल लिया, औसतन संपूर्ण विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व, औसत जनसंख्या घनत्व जो कितना है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर आप घनत्व जरूर लिखिएगा, जनसंख्या घनत्व कितना है, 51 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी वहाँ पर अगर विश्व में एवरेज देखा जाए, विश्व में सारे देशों को मिलाकर के अगर एवरेज देखा जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, 51 यानी 51 लोग रहते हैं। चलिए क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें भारत की औसत जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे भी हमने घनत्व नहीं लिखा,
तो भारत की औसत जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं एवरेज। हो सकता है किसी स्थान पर कम हो सकता है किसी स्थान पर ज़्यादा हो। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि पृथ्वी पर, सिंपल सी बात, पृथ्वी पर ही हम मानेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, उस स्थान की जनसंख्या घनत्व कहेंगे। बहुत सिंपल है ये तो। उसके बाद अगर विश्व की बात कर ली जाए तो विश्व में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, लगभग हमारे 51 लोग रहते हैं। और अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया में प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, 382 लोग वहाँ पर रहते हैं, 382 व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं। अब नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो निर्धारित करेंगे कि कहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे और कहाँ पर कम लोग रहेंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जहाँ पर जल अच्छा मिले, जहाँ पर मृदा अच्छी मिले, जहाँ पर हमें लोग अच्छे मिले, जहाँ पर हमारी संस्कृति के, जैसे मान लीजिए कि आप मंदिर जाना पसंद करते हैं तो आप क्या सोचेंगे कि अगर आप नया घर ले रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे कि बहुत अच्छा होगा अगर हमारे नए घर के आसपास कोई मंदिर हो। या फिर अगर मान लीजिए कि आप जो है मुस्लिम है या आप मस्जिद में जाना पसंद करते हो तो आप क्या कहेंगे कि हमारे इलाके में जी मस्जिद होनी चाहिए, तो आप उसी इलाके में जो है रहना पसंद करेंगे। हालांकि आजकल ये फैक्टर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं। सांस्कृतिक कारक कि मान लीजिए हम जैसे अगर लोग आसपास होते हैं तो हम वहाँ पर एडजस्ट करते हैं, वहाँ पर हमें अच्छा महसूस होता है, तो सिंपल सी बात हम वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट हमसे पूछ लिया जाए, इनको थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से हम देख लेते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। भौगोलिक कारण देख लिए जाए, यानी पृथ्वी पर भूगोल के जो कारक हैं, सिंपल सी बात, पृथ्वी के जो भौगोलिक कारण यानी ऊपरी कारक जो है वो कौन कौन से होंगे। पहला कारक होगा स्थलाकृति, यानी स्थलाकृति हमें देखनी पड़ेगी कि हम वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ समतल मैदान है। हम पहाड़ों पर रहना पसंद नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा नीचे स्थानों पर रहना पसंद करेंगे क्योंकि बाढ़ के दिनों में वहाँ पर पानी भर जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, समतल मैदान पर रहना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा सकती है, दूसरी चीज़ वहाँ पर कृषि की जा सकती है। तो ऐसी सिंपल सी बात है कि स्थलाकृति जहाँ पर उबड़ खाबड़ होगी, जैसे पहाड़ों पर रहना, हालांकि पहाड़ों पर लोग रहते हैं लेकिन उनका जीवन बहुत कठिन होता है। तो अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की बात की जाए, उससे पूछा जाए कि आप कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, तो वो कहाँ पर रहना पसंद करेगा, मैदान पर रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसका व्यापार, उसका कारोबार वहीं पर चल पाएगा। जितने भी बड़े शहर हैं वो कहाँ पर हैं, वो समतल मैदान पर है, यानी सघन बसे हुए क्षेत्र क्या है, समतल मैदान पर है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद है जलवायु। सेकेंड हमारा फैक्टर होता है कि वहाँ पर जलवायु कैसी है, वहाँ पर वर्षा होती है कि नहीं, वहाँ पर जो है जल स्तर है कि नहीं बढ़िया। तो इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि रेगिस्तान में हमने देख लिया कि रेगिस्तान में कोई रहना पसंद नहीं करता क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं होती। वर्षा वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर कृषि अच्छी होती है। वर्षा पर और भी कई फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे नदियाँ हैं वो किसकी वजह से बहती है, वर्षा की वजह से बहती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा ठीक ठाक होती है हम वहाँ रहना पसंद करेंगे, सिंपल सी बात। अब एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं या जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो हम कहाँ रहना पसंद करेंगे। क्या हम चाहेंगे कि हम घर बनाएं और भूकंप की वजह से हमारा घर जो है वो टूट जाए? ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसका मतलब हम वहाँ पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर जलवायु जो है वो अच्छी होगी, यानी मौसम जो है वो अच्छा होगा, ज़्यादा तूफान वगैरह वहाँ पर नहीं आते होंगे और ठीक ठाक हो। यानी अगर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हर साल सुनामी आती है, मान लीजिए हर साल बाढ़ आती है, तो क्या आप रहना वहाँ पर पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। तो सिंपल सी बात, जलवायु के लिए आप क्या लिखेंगे। अब इसको थ्योरेटिकल तरीके से थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थलाकृति किस तरीके से जो इसको प्रभावित करती है कि लोग सदैव पर्वतों एवं पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कृषि अच्छी हो सकती है, वहाँ पर उनके विनिर्माण के लिए वो उपयुक्त होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गंगा का मैदान। गंगा कोई व्यक्ति नहीं है, उसका कोई मैदान नहीं है, गंगा है हमारी नदी। कौन सी नदी? सबसे पवित्र नदी भारत की। अगर मैप में हम देखें तो वो कहाँ से कहाँ तक बहती है, ये हमने थोड़ा सा टेढ़ा मैप बनाया है।
यहाँ से निकल करके और फिर बांग्लादेश में ये इस तरह से चली जाती है। तो ये जो है गंगा नदी, इसका ये आपको पता है कि यहाँ पर पूरा उत्तर का मैदान है, तो इस उत्तर के मैदान में ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। तो जो गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जो है बसा हुआ क्षेत्र है। क्यों बसा हुआ क्षेत्र है? क्योंकि वहाँ पर एक तो समतल मैदान है, दूसरा जल की उपलब्धता बहुत अधिक है, तो इसकी वजह से जो है लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, सिंपल सी बात। उसके बाद सेकंड फैक्टर है हमारा जलवायु। तो जलवायु के बारे में आप क्या लिखेंगे कि लोग ना तो ज़्यादा ठंडे स्थानों में रहना पसंद करेंगे, ना ही ज़्यादा गर्म क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे, वो ठीक ठाक क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे, सिंपल सी बात। ध्रुवों पर जाके कोई रहेगा क्या? अंटार्कटिका पर जाके, जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और कुछ नहीं है, वहाँ पर जाके कोई रहना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, सिंपल सी बात। तीसरी चीज़ जो है वो है मृदा। तीसरा फैक्टर है कि मृदा, वहाँ की मृदा अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से कृषि कर सके। उपजाऊ क्षेत्र में रहना जो लोग हैं पसंद ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र जहाँ पर होगा वहाँ पर अनाज होगा, और जहाँ पर अनाज होगा मान करके चलिए दोस्तों वहाँ पर विकास भी ज़्यादा होगा। एक क्षेत्र है, मान लीजिए कि एक राजस्थान का क्षेत्र है जो कि बहुत ही बंजर ज़मीन वाला क्षेत्र है, और वहाँ पर खेती ही नहीं होती, तो किसान क्या करेंगे? वहाँ से चले जाएंगे, सिंपल सी बात है कि लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। अब जहाँ पर किसान नहीं है, जहाँ पर खेती नहीं हो रही है, वहाँ पर आपको कोई जॉब दे दी जाती है, वहाँ पर आप जॉब तो करते हो लेकिन आपके खाने का सामान ही वहाँ पर नहीं है, गेहूँ ही नहीं मिल रहा, अनाज ही नहीं मिल रहा, तो क्या आप वहाँ पर रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। थर्ड चीज़ जो है हमारी जल। जल तो हमारी जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, तो जहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा होगी हम वहीं पर रहना पसंद करेंगे, जल के बिना हम नहीं रह सकते, तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा खनिज। अब सिंपल सी बात है कि खनिज निक्षेप जहाँ पर होते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी वहाँ पर ज़्यादा काम करने वालों की आवश्यकता होगी, यानी श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो आपको रोजगार वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। तो क्या आप वहाँ पर रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको जॉब अच्छी मिलेगी, सिंपल सी बात। तो ये भी क्या है, लोगों को रहने के लिए प्रभावित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कारक है वो है आर्थिक कारक, यानी आप शहर में रहना पसंद करेंगे, ऐसा शहर जो बहुत ज़्यादा विकसित है, या ऐसा बंजर गांव जहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात। ऐसे शहर में रहना हम ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक तो हमें जॉब मिलेगी, दूसरा हमें वहाँ पर कमाई ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसका मतलब आर्थिक, अर्थ का मतलब होता क्या? पैसा या आय। तो जहाँ पर आय अच्छी होगी हम वहाँ रहना पसंद करेंगे, सिंपल सी बात। उसके बाद थर्ड कारक है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक की हम बात ही कर चुके हैं कि जहाँ पर एक संस्कृति के लोग, यानी अच्छी संस्कृति के लोग जहाँ पर रहते होंगे, देखिए वैसे तो संस्कृतियाँ सारी ही अच्छी है, लेकिन हमारी संस्कृति के लोग हमें जहाँ पर दिखेंगे हम वही रहना पसंद करेंगे ना। सिंपल सी बात है कि आप मान लीजिए कि यहाँ से जो आपका शहर है, मान लीजिए कि आप जो है ए शहर जो कि राज्य, किसी राज्य में पड़ते हैं, मान लीजिए ए राज्य में आप रहते हैं, आप किसी बहुत दूर के राज्य में जा रहे हैं, बहुत दूर के राज्य में, यानी आप बी राज्य में चले जा रहे हैं जो कि बहुत दूर है। तो आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप सिख फैमिली से हैं तो आप क्या करेंगे? कोई ऐसा मोहल्ला ढूंढेंगे जहाँ पर ज़्यादा सिख फैमिलीज रहती हो, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया सांस्कृतिक कारक, आप सही से समझो इसे कि आप अगर सिख फैमिली से हो तो आप कहीं और जा रहे हो, तो वहाँ पर आप कौन सा मोहल्ला देखोगे कि कोई सिख फैमिलीज वाला मोहल्ला मिल जाए, मैं तो वहाँ पर रहना पसंद करूँगा। या फिर आपको किराए पर मकान लेना है, वहाँ पर जा कर के तो आप किसके पास से मकान लेना पसंद करेंगे? कोई सिख फैमिली है, कोई जो है मान लीजिए आप मुस्लिम फैमिली से हैं तो कोई मुस्लिम फैमिली वहाँ पर है, तो हम उन्हें ज़्यादा जो है डोमिनेंट फैक्टर वहाँ पर रहता है। चलिए सिंपल सी बात, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होते हैं। डी जो है हमारा फोर्थ जो है वो सामाजिकरण, यानी कि जहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो ज़्यादा होंगी वहाँ पर ही हम रहना पसंद करेंगे। जहाँ पर स्कूल कॉलेजेस अच्छे होंगे हम वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। जहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था अच्छी होगी हम वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, ना कि किसी दूर दराज इलाके में जहाँ ना तो शिक्षा है ना स्वास्थ्य है, तो वहाँ पर रहना कोई पसंद नहीं करेगा। सिंपल सी बात। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे हर साल हम कह रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है,
तो जनसंख्या वृद्धि का हमें कैसे पता चलता है और कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई इसका अंदाजा हम कैसे लगाते हैं। तो चलिए बात करते हैं जनसंख्या में परिवर्तन की, कि कहीं पर जनसंख्या निम्नीकरण यानी जनसंख्या कम हो रही है या जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें उसका पता कैसे चलता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हमसे पूछी जाती हैं, जैसे जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है, जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होती है। और इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि किसी देश की जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो वो कैसे हमें पता चलता है, या हमसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, या फिर हमसे पूछ लिया जाए कि विश्व जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। तो सिंपल सी बात है, जनसंख्या के बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, आपको पता है, लोगों की संख्या बढ़ेगी तो विश्व की जनसंख्या बढ़ेगी। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि कोई एक हम अवधि ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 साल की अवधि ले ली। जैसे अब हमारा मान लीजिए कि हमने 1 साल की अवधि ले ली कि मान लीजिए कि 1 जनवरी से लेकर के, और हमने बात की कि 31 दिसंबर तक कितने जो है जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, यानी कितने लोगों की संख्या या तो बढ़ी या फिर लोगों की संख्या घटी किसी स्थान विशेष की। ये हो गया टोटल जनसंख्या परिवर्तन। अब दोस्तों, जनसंख्या परिवर्तन को 2 फैक्टर्स जो है वो प्रभावित करते हैं। पहले उनको पढ़ते हैं, फिर वो कैसे प्रभावित करेंगे वो हम देखेंगे। तो पहला फैक्टर जो है वो है जन्म दर। तो हम देखते हैं कि जन्म दर होती क्या है। जन्म दर का मतलब है कि कितने व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, लेकिन जन्म दर एक स्पेशल होती है कि प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या, कि पहले तो हम क्या देखेंगे कि 1000 व्यक्ति लिए हमने, उनमें से कितने नए जन्मे हैं वो हो जाएंगे जन्म दर। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ शिशु जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके जन्म होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको नहीं लेना, हमने जीवित जन्मों को लेना है। जीवित जन्म कितने, 1000 व्यक्तियों में। मान लीजिए कि 1000 व्यक्तियों पर मान लीजिए कि 12 बच्चे जो है नए जन्म लेते हैं, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे कि वहाँ पर जो प्रति 1000 व्यक्तियों में से जीवित जन्म दर जो है वहाँ की क्या है, 12 है। सिंपल सी चीज़ हमें समझ आ गई। उसके बाद सेकंड जो चीज़ हमारी वो क्या हो जाएगी, मृत्यु दर की। यदि 1000 व्यक्तियों में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृतकों की संख्या कितनी है, यानी 1000 व्यक्तियों में से कितने जने जो हैं, कितने लोग जो हैं वो मर गए, वो हो जाएगी वहाँ की मृत्यु दर। तो सिंपल सी बात, जन्म दर और मृत्यु दर का हमें समझ आ गया कि प्रति 1000 व्यक्ति हमने लेने हैं, उनमें से जितने नए जन्मे हैं उनको हम क्या कह देंगे, उनकी जन्म दर कह देंगे। और 1000 व्यक्तियों पर कितने मर गए उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे मृत्यु दर, यानी उन 1000 लोगों में से कितने मर गए। दूसरे 1000 लोगों की बात की जाए तो उनकी जन्म दर या मृत्यु दर अलग से निकाली जाएगी। तो ये जो उनकी मृत्यु दर होगी उनका एवरेज निकाल लेंगे, वो हो जाएगी उस देश की मृत्यु दर। ये हमें क्लियर हो गई। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि किसी देश में जन्म दर व मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। यानी कुछ लोग जन्म ले रहे हैं और कुछ लोग मर रहे हैं, तो अगर जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों के बराबर हुई तो वहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मान लीजिए कि 1000 लोग हैं हमारे पास और 1000 लोगों पर 50 जो है नए जन्मे, इसका मतलब टोटल जनसंख्या कितनी हो गई, वहाँ पर 1050 लोग हो गए। लेकिन अगर वहाँ पर मरने वालों की संख्या 50 से कम हुई, यानी कि 20 हुई, तो इसमें से जब 20 माइनस कर देंगे तो टोटल कितने हो गए, 1030। तो अब जनसंख्या कितनी बची, 1030। यानी अगर जन्म ज़्यादा हो जाते हैं और मृत्यु कम होती है तो जनसंख्या बढ़ जाती है। और अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी अगर जन्म कम हो और मृत्यु ज़्यादा हो तो वहाँ पर लोग कम हो जाएंगे, तो वहाँ पर जनसंख्या जो है वो कम हो जाएगी। यानी जनसंख्या का पता कैसे चलता है, हम क्या करते हैं कि जन्म दर माइनस करते हैं मृत्यु दर। अब जन्म दर यहाँ पर कितनी थी, 50 थी और मृत्यु दर कितनी थी, 20 थी। तो इनको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल वृद्धि कितनी हुई, 30 हुई। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। यानी क्योंकि जन्म लेना और मरना तो प्राकृतिक है ना, तो वो तो हो जाएगा प्राकृतिक वृद्धि दर। तो इसका मतलब प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब क्या समझते हैं कि किसी देश में जन्म दर व मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। और इसी से हमें क्या पता चलता है, जनसंख्या परिवर्तन का
पता चलता है। ये सिंपल सी चीज़, एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि जन्म दर और मृत्यु दर से हमें पता चलेगा कि किसी स्थान की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। ये कौन से कारक हैं? ये हैं प्राकृतिक कारण जो जनसंख्या को बढ़ाते हैं। एक और कारक होता है, हालांकि उसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको जान लेते हैं कि विश्व जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर ज़्यादा हो रही है, यानी जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर कम हो रही है। किसकी वजह से? हम ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं। हम ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं तो हमारी जो हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्थाएं हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, यानी हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं बढ़ चुकी हैं। तो जो जन्म लेने वाले शिशु होते हैं उनकी मृत्यु कम होती है, यानी जन्म दर ज़्यादा हो जाती है। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि पहले जो है 50 बच्चे नए जन्म लेते थे, मान लीजिए 50 भी नहीं, हम मान लेते कि वहाँ पर जो है 70 बच्चे जो है नए जन्म लेते थे, जिनमें से 20 तो जन्म लेते ही मर जाते थे, लेकिन 50 जो है वो जीवित बचते थे, इसलिए हमने यहाँ पे 50 जोड़ लिया। अब मान लीजिए कि वहाँ पर उस हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई, यानी शिशु अब मरना नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ कि मरने वाले शिशुओं की संख्या जो है वो कितनी हो गई? 10 हो गई। तो जब 10 ही मरेंगे तो जीवित कितने बचेंगे? 60 बचेंगे, यानी जन्म दर बढ़ी या नहीं? किसकी वजह से? हमारी हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था होने की वजह से, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने की वजह से, हमारे स्वास्थ्य स्तर के बढ़ने की वजह से जन्म दर तो क्या हो रही है? बढ़ रही है। और वहीं जब जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे रोग आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन रोगों की दवाएं, उन रोगों के इलाज भी तो आ रहे हैं। तो उन रोगों के इलाज आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि मृत्यु दर कम होगी। क्योंकि देखिए कि मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि किसी व्यक्ति, कोई रोगी है, उसका इलाज नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से वो मर जाता था, लेकिन आजकल उसका इलाज हो जाता है तो वो मरता नहीं है, यानी मृत्यु दर में कमी आ रही है। तो सिंपल सी बात, जन्म दर में तो वृद्धि हो रही है, किसकी वजह से? हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने से, और मृत्यु दर में कमी आ रही है। जन्म ज़्यादा ले रहे हैं, मर कोई रहा नहीं है, यानी कोई रहा नहीं है का मतलब कि मृत्यु दर कम है। इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब विश्व जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण फिर क्या बचा कि प्राकृतिक वृद्धि दर जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर है, और ये अंतर क्या है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे अंतर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी विश्व की जनसंख्या भी बढ़ेगी। अब ये तो बात आ गई किसकी? प्राकृतिक वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारकों की, यानी प्राकृतिक कारकों की। अब ऐसा कौन सा कारक है जो व्यक्तियों द्वारा जो है, व्यक्ति अगर चाहे तो जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, व्यक्ति अगर ना चाहे तो जनसंख्या वृद्धि नहीं हो सकती। तो वो कारक हम देखते हैं कि वो कारक कौन से हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि वो कारक क्या है। तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि कोई बड़ा देश है, मान लीजिए कि कोई बड़ा शहर है, तो उस शहर की जनसंख्या एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस शहर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने का कारण क्या हो सकते हैं? पहले तो हो सकते हैं प्राकृतिक कारण, यानी कि हो सकते हैं वहाँ पर जन्म दर बढ़े, हो सकता है वहाँ पर मृत्यु दर कम हो जाए। किसकी वजह से? उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होने की वजह से। और प्राकृतिक कारणों को छोड़ करके और ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कहीं और किसी पास के गांव के लोग रोजगार की तलाश में उस शहर में शिफ्ट हो गए हों, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्रवास कहते हैं। तो प्रवास जो है एक ऐसा कारक है जिसकी वजह से किसी स्थान विशेष की जनसंख्या जो है वो बढ़ सकती है। जैसे बड़े बड़े शहरों में आपने देखा है कि बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे घरों में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आसपास के गांवों के जो मजदूर हैं, जो भी युवा हैं, वो रोजगार की तलाश में बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, और शिफ्ट होने को ही हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। तो डेफिनेशन हम देखते हैं कि प्रवास किसे कहते हैं, उत्प्रवास किसे कहते हैं और अप्रवास किसे कहते हैं। तो प्रवास को पढ़ने से पहले हम उत्प्रवास और अप्रवास को समझते हैं। तो दोस्तों, उत्प्रवास क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति देश छोड़कर जाता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत में है और वो भारत देश को छोड़ करके मान लीजिए किसी बड़े कोई विकसित देश में चला जाता है, जैसे मान लीजिए यूएसए चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा? सिंपल सी बात है कि उसको क्या कहेंगे? हम उत्प्रवास कहेंगे, क्योंकि उसने क्या कर दिया? भारत से
उत्प्रवास कर दिया, यानी भारत को छोड़ करके चला गया, तो हम क्या कहेंगे, इसे उत्प्रवास कहेंगे। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश से कोई युवा जो है वो जॉब करने के लिए भारत में आ जाता है, या फिर किसी वजह से भारत में आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति देश में आता है तो उसका मतलब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अप्रवास कहते हैं। कि जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में आता है तब उसे क्या कहते हैं, अप्रवास कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति देश छोड़ करके जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रवास। तो उत्प्रवास और अप्रवास दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है, प्रवास बोला जाता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। प्रवास और इन दोनों जो ये दोनों क्रियाएं हैं उनमें फ़र्क सिर्फ इतना ही कि ये तो किसके लिए देखी जाती है, देश के लिए, लेकिन प्रवास जो है वो किसी विशेष क्षेत्र के लिए भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी बड़े शहर के लिए, किसी छोटे शहर के लिए ये देखा जा सकता है। तो सिंपल सी बात हमें समझ आ गई कि प्रवास किसे कहते हैं, उत्प्रवास किसे कहते हैं और अप्रवास किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हम समझते हैं कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि किसी देश की जो विकास होता है, किसी देश की जो वृद्धि होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो सिंपल सी बात हमें समझ आती है कि वहाँ के जनसंख्या पर डिपेंड करती है, मानव संसाधन पर डिपेंड करती है। लेकिन गलत है, मानव संसाधन पर डिपेंड तो करती है लेकिन मानव संसाधन के कौशल पर डिपेंड करती है कि मानव जो है वो कितना प्रशिक्षित है, कितना ज़्यादा वो जो है कौशल उसमें है, कुशल है। जितना ज़्यादा उसका मानव संसाधन कुशल होगा, यानी जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो देश उतना ही ज़्यादा विकास कर पाएगा। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि किसी देश के अंदर इंजीनियर, डॉक्टर्स और ये इत्यादि की संख्या ज़्यादा है तो वो देश ज़्यादा विकास करेगा ना। किसी देश में मान लीजिए कि किसी देश में कोई वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों ने कोई खास काम करके दिखाया तो वो उनकी कुशलता है जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग विकास की बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर अगर लोग कुशल होते हैं तो वहाँ पर विकास ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि किसी देश का जो विकास है वो उनकी जनसंख्या पर डिपेंड करता, तो हम कहेंगे नहीं, जनसंख्या पर डिपेंड नहीं करता, वो वहाँ की जनसंख्या के संगठन पर डिपेंड करता है। अब जनसंख्या संगठन क्या है? अब सिंपल सी बात है कि यह जनसंख्या की संरचना को बताता है, यानी जनसंख्या संगठन क्या बताता है, किसी देश की जनसंख्या की संरचना को बताता है। अब आप कहेंगे कि जनसंख्या की संरचना कैसे, यानी सिंपल सी बात ये हमें बताता है कि किसी देश में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। इसी तरह से वो हमें बताता है कि कितनी महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हैं, कितनी जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित हैं, कितने पुरुष शिक्षित हैं और कितने पुरुष अशिक्षित हैं। तो ये हो गया उस देश का जनसंख्या का संगठन। किस व्यवसाय में कितने लोग हैं, यानी किस व्यवसाय में कितने लोग हैं, ये इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा सेक्टर जो है ज़्यादा विकास करने वाला है या किस सेक्टर में विकास की अभी हमें ज़रूरत है, यानी उस सेक्टर को हमें प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है ताकि हम उस व्यवसाय को बढ़ाएं, ताकि हमारे देश के लोग विकास कर सकें। सिंपल सी बात। तो वहाँ पर जो है देश के विकास को कौन प्रभावित करता है, जनसंख्या नहीं करती है, जनसंख्या का संगठन करता है। तो जनसंख्या संगठन क्या है, जनसंख्या की संरचना को बताता है। वो हमें बताता है कि किसी देश में कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग में हैं, वे कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार के व्यवसाय में हैं, उनकी आय और स्वास्थ्य के स्तर क्या है। कि एक व्यक्ति जो है वो 1 लाख महीने का कमा रहा है, एक व्यक्ति जो है वो 3000 महीने का कमा रहा है। तो इनमें जो एक संगठन, एक संरचना बनती है उसके बारे में हमें कौन बताता है, जनसंख्या संगठन बताता है। और जनसंख्या संगठन को हम दिखाते किसे हैं, जनसंख्या पिरामिड बना करके दिखाते हैं। ठीक है। और एक्चुअल में जो है जनसंख्या संगठन में शिक्षा वगैरह भी आ जाती है, लेकिन जनसंख्या पिरामिड जो उसमें हम क्या बताते हैं कि किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, ये इसके बारे में हमें कौन बताता है, जनसंख्या पिरामिड बताता है। अब देखते हैं जनसंख्या संगठन तो एक अलग बात हो गई, सिंपल सी बात, जिसमें हमें क्या पता चल रहा है कि किसी देश में आयु कितनी आयु के लोग कहाँ काम कर रहे हैं, उनकी आय क्या क्या है। ठीक है, वो तो हमें किसके बारे में बताएगा, उस देश के विकास के बारे में बताएगा। सिंपल सी बात।
अब हम देखते हैं कि जनसंख्या पिरामिड हमें किसके बारे में बताता है। तो सिंपल सी बात है कि किसी देश की आयु व लिंग संरचना को दिखाता है, यानी आयु यानी कि कितनी महिलाएं किस किस उम्र की हैं, कितने पुरुष किस किस उम्र के हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है जनसंख्या पिरामिड। अब हमने यहाँ पर 3-4 प्रकार के जनसंख्या पिरामिड बनाए हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है बीच में, लाइन के इधर तो हम दिखाते हैं पुरुषों की संख्या और लाइन के उधर हम दिखाते हैं महिलाओं की संख्या। इस लाइन से जितना हम दूर जाएंगे वैसे वैसे महिलाओं की संख्या बढ़ती जाएगी और इस लाइन से इधर दूर जाएंगे तो पुरुषों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि नीचे तो बच्चों की संख्या दिखाई जाती है और ऊपर जो है वृद्धों की यानी बुजुर्गों की संख्या दिखाई जाती है, यानी बुजुर्ग कितने हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उम्र बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर आपको 3 जो है पिरामिड दिखाए गए हैं। वहाँ पर आपको जन्म दर और मृत्यु दर का पता लगाना है कि इन तीनों पिरामिड में किस में जन्म दर बढ़ रही है, जन्म दर ज़्यादा है और किस में मृत्यु दर ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, उसको थोड़ा सा हम ध्यान से देख करके ये अंदाज़ा लगाएंगे कि किस में जो है ये जो जन्म दर है वो ज़्यादा है, किस में मृत्यु दर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो पुरुषों में भी बच्चों की संख्या बढ़ रही है और महिलाओं में भी बच्चों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब कुल मिला के बच्चों की संख्या बढ़ रही है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब वहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा बच्चों ने जन्म लिया तभी तो बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस जनसंख्या पिरामिड में क्या है, जन्म दर जो है वो उच्च है, यानी जन्म दर जो है वो ज़्यादा है। अब हम इसी में मृत्यु दर की बात करते हैं कि मृत्यु दर कैसी है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे बुजुर्गों की संख्या है वो जो कम होती जा रही है। अब बुजुर्गों की संख्या कम होती जा रही है, इसका मतलब बुजुर्ग गए कहाँ, बुजुर्गों की मृत्यु हो गई। अब जितनी ज़्यादा मृत्यु हो रही है, जितनी ज़्यादा बुजुर्गों की संख्या कम हो रही है उतनी ज़्यादा उनकी मृत्यु हो रही है। तो और हमें पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर मृत्यु दर भी क्या है, ज़्यादा है। तो आपको समझ आ गया कि अगर किसी देश की मृत्यु दर ज़्यादा हो और जन्म दर ज़्यादा हो तो उस देश का जनसंख्या पिरामिड कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। क्योंकि हमने देख लिया कि इधर जाने पर, इस लाइन से दोनों तरफ जाने पर इधर तो पुरुषों की संख्या बढ़ती है, इधर महिलाओं की संख्या बढ़ती है। ऊपर जाए तो उम्र बढ़ती है, यानी सबसे नीचे नीचे हम बच्चों की संख्या शो कर देंगे और सबसे ऊपर ऊपर हम बुजुर्गों की संख्या शो करेंगे। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। और अगर हम सेकंड नंबर पिरामिड की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात कि वहाँ पर सेकंड नंबर पिरामिड में हमें पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि बच्चों की संख्या है जो कम है, बच्चों की संख्या कम है। इसका मतलब जो है जन्म कम हो रहे हैं, इसका मतलब जन्म दर जो है वो क्या है, कम है। अब देखिए ऊपर जाते एरो का मतलब है बढ़ना और नीचे जाते एरो का मतलब है कम होना। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जन्म दर बढ़ना और जन्म दर कम होना। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल। उसके बाद अगर हम बुजुर्गों की संख्या देखें तो बुजुर्गों की संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इधर पुरुष इधर महिलाएं, तो पुरुष भी बढ़ रहे हैं और महिलाएं भी बढ़ रही हैं, यानी वहाँ पर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, यानी बुजुर्ग कम नहीं हो रहे। इसका मतलब बुजुर्गों की मृत्यु नहीं हो रही, मृत्यु हो ही नहीं रही। इसका मतलब मृत्यु दर क्या होगी, सिंपल सी बात जी, मृत्यु दर तो आपकी कम होगी। मतलब अगर किसी देश का जन्म दर भी कम हो और मृत्यु दर भी कम हो तो उसका पिरामिड उल्टा बनेगा, यानी इस तरह का बनेगा। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम इस तरह का पिरामिड बनाए तो वहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर साफ पता चल रहा है हमें कि जन्म दर बिल्कुल इसी तरह से, बच्चों की संख्या कम है यानी जन्म दर कम है, जन्म दर कम है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जी यहाँ पर तो जन्म दर कम है, जन्म दर कम है। और ऊपर अगर देखें तो वहाँ पर बुजुर्गों की संख्या कैसी है, बुजुर्गों की संख्या कम है। बीच में युवा वर्ग की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर युवा प्रौढ़ वर्ग के लोग आएंगे, यानी धीरे धीरे ऊपर जाए तो उम्र बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो है लगभग 45 साल 50 साल, उसके बाद 50 साल के बाद 70 साल तक जाए तो इस तरह से, और 70 साल के बाद है ही नहीं रेशो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब बुजुर्गों की संख्या कम है तो बुजुर्ग कहाँ गए, उन मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर मृत्यु दर जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। पहले ही मैंने बता दिया, दोबारा से बता दूं कि ऊपर जाते एरो का मतलब है ज़्यादा बढ़ना और नीचे आते एरो का मतलब क्या है, घटना। सिंपल सी बात, ये चीज़ हम
समझ चुके हैं। जनसंख्या पिरामिड कैसे किसे कहते हैं कि किसी देश की आयु लिंग संरचना को दिखाता है। इसमें नीचे जन्म दर और ऊपर मृत्यु दर को दिखाया जाता है, यानी इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर उम्र बढ़ती है और इस रेखा से इधर जाने पर पुरुषों की संख्या और इस रेखा से उधर जाने पर महिलाओं की संख्या जो है वो बढ़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। हमारा क्लास 8 का 6th चैप्टर जो है मानव संसाधन वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। भूगोल हमारी कंप्लीट हो गई है। 6 के 6 चैप्टर्स क्लास 8 के हम कर चुके हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है। तो अगर आपने ये सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपका क्लास 8 की भूगोल अच्छे से तैयार हो गई है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करें, यानी क्लास 8 का कौन सा सब्जेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं। इसी के साथ आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा अपना रिव्यू और इसी के साथ मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।